अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्ते अब लगातार अच्छे हो रहे हैं। पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तक़ी ख़ान ने भारत का 6 रोज़ा दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से जो कुछ कहा था, मीडिया में जो कुछ कहा था, बाज़ाब्ता उस पर अमल हो रहा है। पिछले दिनों मौलाना अमीर मुत्तक़ी ख़ान ने भारत की सरज़मीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि भारत सरकार ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि काबुल में भारत की जो एम्बेसी है उसको दोबारा ओपन किया जाएगा, दोबारा एम्बेसी शुरू हो जाएगी और उसी तरह अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट को, एम्बेसडर को दिल्ली में जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी है वहाँ आने की इजाज़त दी जाएगी। और अब बाज़ाब्ता ये नाफिज हो चुका है। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है, ये ख़बर दी है कि काबुल में दिल्ली की जो एम्बेसी है वो एम्बेसी खुल चुकी है, डिप्लोमेट वहाँ जा चुके हैं। उधर अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का भी कहना है कि अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट को, सफ़ीर को दिल्ली आने की इजाज़त मिल चुकी है, काबुल एम्बेसी में वो आ चुके हैं और दोनों तरफ के सफ़ीर एक दूसरे के यहाँ अपना चार्ज संभाल चुके हैं और ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्तों में बहुत बड़ी तेज़ी सामने आई है। पिछले दिनों मौलाना अमीर मुत्तक़ी ख़ान ने कहा था कि भारत सरकार ने यकीन दहानी कराई है कि भारत सरकार अपना टेक्निकल सफारत खाना या टेक्निकल मिशन काबुल में शुरू करेगा। और दरअसल ये कुछ टर्म होते हैं, कुछ इस्तिलाहात होते हैं, जब तक एक मुल्क दूसरे मुल्क को बाज़ाब्ता शुरू नहीं कर लेता, उसके झंडे को तस्लीम नहीं कर लेता, उस वक्त तक जो दोनों मुल्कों में एम्बेसी काम करती है, दोनों मुल्कों में एक दूसरे के जो एम्बेसडर और सफ़ीर होते हैं तो उनको सफ़ीर कहने के बजाय डिप्लोमेट कहा जाता है और एम्बेसी को टेक्निकल मिशन कहा जाता है। और इस बात की अलामत होती है कि रिश्ते अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे को तस्लीम करना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ दुश्वारी है या कोई प्रेशर और दबाव है जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर रिश्ता बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। अब भारत की मजबूरी यह है कि भारत ऐसे मामलों में फ़ॉरेन पॉलिसी में कई दफ़ा अमेरिका के साथ रहता है, अमेरिका के फैसले का इंतज़ार करता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है और अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को अभी तक सिर्फ रूस की हुकूमत ने ही बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। रूस के सफ़ीर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के सफ़ीर बाज़ाब्ता तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हैं। इसके अलावा चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कतर और अफ़गानिस्तान में रिश्ते अच्छे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात और अफ़गानिस्तान के दरमियान रिश्ते अच्छे हैं, सऊदी अरबिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान रिश्ते अच्छे हैं। दोनों जगह एक दूसरे की एम्बेसी काम कर रही है, दोनों जगह एक दूसरे के सफ़ीर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इन देशों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को रिकगनाइज़ नहीं किया है, तस्लीम नहीं किया है। तो इन सब सफ़ीरों को फ़िलहाल डिप्लोमेट कहा जाता है या इनकी एम्बेसी को टेक्निकल मिशन कहा जाता है। और इसी तर्ज पर भारत सरकार ने भी काबुल में अपनी एम्बेसी को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है, इसको टेक्निकल मिशन कहा जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, तारीख़ी रिश्ते हैं और अब बाज़ाब्ता दोनों देशों के दरमियान रिश्ते को बेहतर किया जा रहा है। पिछले दिनों यानी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तक़ी ख़ान भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया और जब देवबंद की उनकी तस्वीर सामने आई, वीडियो सामने आई कि किस तरह हज़ारों लाखों लोगों ने देवबंद की सरजमीन पर पहुंचकर उनका इस्तकबाल किया, उनकी तकरीर को सुनने के लिए, एक झलक उनको देखने के लिए हज़ारों लोग मौजूद थे, एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे, लगातार वो दौड़ रहे थे और पूरा वेस्ट यूपी बल्कि आसपास का पूरा इलाका देवबंद में इकट्ठा हो गया था। तो ये बर्दाश्त नहीं हो सका, लिबरल्स को बर्दाश्त नहीं हो सका, राइट विंग को, लेफ्ट विंग को, और सभी ने भारत सरकार की तनकीद करने के बजाय, भारत सरकार से सवाल करने के बजाय देवबंद को निशाना बनाना शुरू कर दिया, दारुल उलूम देवबंद से सवाल पूछना शुरू कर दिया। लगातार उनका रिएक्शन सामने आने लगा कि आतंकवादियों को, दहशतगर्द की तंजीमों को, दहशतगर्दों को देवबंद ने क्यों अपने यहाँ आने दिया, देवबंद ने कैसे उनका अपने यहाँ इस्तकबाल किया। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और दानिश्वरों का अभी तक तबसरा सामने आ रहा है और वो यही कह रहे हैं कि देवबंद को, तालिबान के लीडर को अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, उनका इस्तकबाल और खैर मकदम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत सरकार लगातार रिश्ते को बेहतर बना रही है। उनके वज़ीर ख़ारजा को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, उनका दौरा कराया गया, उनको बुलाया गया और अब भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान
अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को दोबारा शुरू कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अब एक जुमला भी इन जुम्मनों की ज़ुबान से नहीं निकल रहा है, इन लिबरल्स की ज़ुबान से एक वर्ड अब नहीं निकल रहा है भारत सरकार के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते, सरकार को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, लेकिन देवबंद को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि तालिबान दहशतगर्दों का ग्रुप है, और देवबंद ने तालिबान का इस्तकबाल किया है, तालिबान लीडर को अपने यहाँ बुलाया है। इसका मतलब देवबंद भी दहशतगर्दों का ग्रुप है, दहशतगर्द यहीं से पैदा होते हैं। लेकिन आज उसी तालिबान के साथ जब भारत के जिम्मेदारान हाथ मिला रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हो रही है, तो क्या ये लोग भारत सरकार के जिम्मेदारों के लिए, वजीरों के लिए, अफसरान के लिए इस तरह का जुमला बोल सकते हैं? भारत सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, मोदी कैबिनेट पर प्रेशर था, दबाव था, अफगानिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर ना बनाया जाए, तालिबान के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया जाए। कुछ लोग खुलकर बोल रहे थे और कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में दबाव बना रहे थे कि तालिबान के साथ रिश्ता बेहतर नहीं बनाना चाहिए। जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान वापस पहुँच जाते हैं अफगानिस्तान में, तब भी इंडिया में इसी तरह की बहस चलती रही, गुफ्तगू होती रही कि उनको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था और भारत सरकार को यहीं पर रोक देना चाहिए, आगे रिश्ता को नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भारत सरकार ने बाज़ाब्ता रिश्ता कायम कर लिया है और दोनों तरफ के डिप्लोमेट एक दूसरे के देश में जा चुके हैं। अब भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड की भी शुरुआत होने वाली है और बड़े पैमाने पर भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो अफगानिस्तान जाने वाले हैं, वहाँ वो तिजारत शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अफगानिस्तान घूमने जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान को देखना चाहते हैं, अफगानिस्तान में बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं या व्लॉगिंग के लिए आप अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी ने बाज़ाब्ता काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। या इसी तरह अफगानिस्तान के लोग अगर इंडिया आना चाहते हैं तो भारत की एम्बेसी अफगानिस्तान में शुरू हो चुकी है। भारत आने के लिए अफगानिस्तानियों को वीज़ा मिलेगा और वो बड़ी तादाद में अफगानिस्तान आ सकते हैं। इसी तरह मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने मुतालबा किया था भारत के वज़ीर ख़ारजा से, यहाँ की हुकूमत से, कि अफगानिस्तान के जो तलबा हैं जो इल्म दीन सीखना चाहते हैं उनको भारत का वीज़ा दिया जाए। वो दारुल उलूम देवबंद आना चाहते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं, और उनकी इस मांग को भी भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है और कहा यही जा रहा है अब बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के तलबा देवबंद आएंगे, तालीम हासिल करेंगे। इधर इंडियन मीडिया में यह खबर भी पिछले कई दिनों तक चलती रही कि अब तक अफगानिस्तान के तलबा इल्म दीन के हुसूल के लिए पाकिस्तान जाते थे, वहाँ के मुख्तलिफ इदारों में, मदरसों में पढ़ते थे। लेकिन अब अफगानिस्तान ने अपना ताल्लुक़ इंडिया से बेहतर बना लिया है, पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और अब वहाँ के तलबा इल्म दीन के हुसूल के लिए पाकिस्तान जाने के बजाय भारत आएंगे, यहाँ के मदरसों में तालीम हासिल करेंगे। ख़ुद मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान जब भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ दारुल उलूम देवबंद पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर में मज़ाहिर उलूम सहारनपुर का भी नाम लिया, दारुल उलूम नदवतुल उलमा का तज़किरा भी किया और एक मैसेज दिया उन्होंने कि इंडिया में जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़े बड़े मजहबी मदरसे हैं, उन सब में वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। और ये एक और बड़ी कामयाबी है अफगानिस्तान की और भारत की भी। और जब इस तरह के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तब किसी के मुंह से एक जुमला नहीं निकल रहा है, कोई भारत सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। द हिंदू ने एक खबर शाये की जिसमें सुहेल शाहीन, जो कतर में अफगानिस्तान के सफ़ीर भी हैं और इंटरनेशनल मीडिया के लिए स्पोक पर्सन भी है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान रिश्ता बेहतर हो जाने का मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुक़ बहाल हो जाने का मतलब यह है कि अब अफगानिस्तान को कामयाबी मिल रही है और अफगानिस्तान को मज़ीद ममालिक भी तस्लीम करेंगे। और अभी तक जो बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उम्मीद यह है कि अगले दिनों में हमें उसकी भी इजाज़त मिल जाएगी। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जब भारत के दौरे पर थे, यहाँ वो मुलाकात और मीटिंग कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो दिल्ली में जहाँ अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसके कैंपस में अफगानिस्तान का पुराना झंडा लहरा रहा था, लेकिन अंदर
طالبان رہنما نے امارت اسلامی افغانستان کا جھنڈا لہرایا۔ اس جھنڈے کے ساتھ انہوں نے میڈیا کو خطاب کیا، بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی اور صاف لفظوں میں ایک میسج دیا کہ بھارت سرکار نے بھی اب ان کو امارت اسلامی افغانستان کا جھنڈا استعمال کرنے کی دلی کی سرزمین پر اجازت دے دی ہے، اور اب اسی جھنڈے کے ساتھ، اسی حکومت کے ساتھ، اسی پارٹی کے ساتھ افغانستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات آگے بڑھیں گے۔ بھارت کا افغانستان کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا بھی بھارت سرکار کی ضرورت ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اسد الدین اویسی کے کلپ بھی پچھلے دنوں بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا طالبان کی واپسی ہو رہی ہے افغانستان میں اور بھارت سرکار کو طالبان سے اپنا رشتہ بہتر بنا لینا چاہیے۔ I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we will be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. بھارت سرکار نے، یہاں کی حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کر رکھے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، افغانستان میں کئی ہائی وے وہاں بنائی گئی ہے، افغانستان کی پارلیمنٹ بھارت سرکار نے بنا رکھا ہے، لائبریری بنا رکھا ہے، اور ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان رشتے اچھے ہوں۔ اور ایک ایسے موقع پر جب افغانستان اور پاکستان کے رشتے لگاتار خراب ہو رہے ہیں، پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی فورن پالیسی اس کے مطابق ہو، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان انڈیا کی بات نہ مانے، انڈیا اور افغانستان میں رشتہ اچھا نہ رہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کی ایمبیسی کابل میں کام نہ کرے اور افغانستان کی ایمبیسی نئی دلی میں شروع نہ ہو جائے۔ اس بیچ جب ان دونوں دیشوں میں رشتے اچھے ہو رہے ہیں، ادھر دونوں کے رشتے لگاتار خراب ہو رہے ہیں۔ 10 دنوں تک تو ماضی میں لڑائی بھی چلتی رہی، دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، اس کے بعد ابھی قطر اور ترکی کی ثالثی میں سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، اور دونوں ملکوں نے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹا لیا ہے، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ جو سرحدیں سیل کر دی گئی تھی افغانستان اور پاکستان کی، ان سرحدوں کو اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ادھر ابھی بھی ایک تنازع باقی ہے، اور وہ تنازع ہے ڈیونڈر لائن کا، وہ جو 193 سال پہلے ایک لکیر کھینچی گئی تھی، سرحد کی تقسیم کی گئی تھی افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ اس سرحد کو لے کر، اس بارڈر کو لے کر تنازع ابھی بھی باقی ہے، اور افغانستان کا کہنا ہے کہ ہم اس سرحد کو نہیں مانتے، اور ابھی کے معاہدے میں اس سرحد کے حوالے سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے۔ 25 اکتوبر کو ترکیہ کے شہر استنبول میں ایک اور میٹنگ ہونی ہے، اس میٹنگ میں ایک گروپ کی تشکیل عمل میں آئے گی جو دونوں دیشوں پر نظر رکھے گا، دونوں دیشوں کے آگے کے تنازع کو حل کرے گا۔ ادھر پاکستان نے جس طرح تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو، افغانستان کے ریفیوجیز کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے گھٹیا تبصرہ کیا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ شرمناک ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک بستی تھی جس کو افغان بستی کہا جاتا ہے، اور کافی دنوں سے، کئی سالوں سے افغانستان کے مہاجرین وہاں ریفیوجی کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں انہوں نے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ پاکستان حکومت نے پوری افغانستان کی بستی کو اجاڑ دیا ہے، تمام گھروں پر بلڈوزر چلا دیا ہے، وہاں رہنے والے لوگوں کو زبردستی وہ علاقہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کراچی میں پوری افغان بستی تھی، وہی لوگ پیدا ہوئے، وہی انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی، لمبے عرصے سے، کئی دہائیوں سے وہاں رہ رہے تھے، لیکن جب افغانستان اور پاکستان میں لڑائی ہوئی تو پاکستان نے یہاں پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری افغان بستی کو ختم کر دیا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے یا اس کو مزید آسانی سے سمجھے کہ جس طرح روہنگیا کے ریفیوجیز کو ہمارے بھارت میں گری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بار بار روہنگیا کا مدعا بنایا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، مختلف علاقوں کو ان سے خالی کرایا جاتا ہے، جبکہ روہنگیا ریفیوجیز جو انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ اقوام متحدہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق رہ رہے ہیں، باضابطہ ان کا ریفیوجی کارڈ بنا ہوا ہے، اور دنیا کے ہر ملک کا دستور ہوتا ہے، انٹرنیشنل قانون موجود ہے کہ اگر آپ کے دیش میں کوئی ریفیوجی بن کر آیا ہے تو اس کو آپ کو ٹھہرنے دینا ہوگا، اس کو ہر طرح کی سہولت دینی ہوگی، باضابطہ ان کا ریفیوجی کارڈ بنتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں تمام لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح
पाकिस्तान में रहने वाले भी अफगानी तमाम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक रह रहे थे, यूनाइटेड नेशन की निगरानी में रह रहे थे, उनका रेफ्यूजी कार्ड बना हुआ था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उनके साथ बदतमीजी की और पूरी बस्ती को मिस्मार कर दिया, जो बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की एक और बहुत ही मशहूर शख्सियत है और वह है शाहिद अफरीदी। जो लोग क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, मैचेस देखते हैं, वो शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी ने अफगानिस्तानियों को लेकर, अफगान के लोगों को लेकर जिस तरह का कमेंट किया, जिस तरह का ट्वीट किया, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक माना गया और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शाहिद अफरीदी का दिमाग भी, उनका जहन भी इतना घटिया है। शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट करके कहा कि मैं बहुत सारे अफगानिस्तानियों की मदद करता हूं, उनको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान पर हमला किया, अफगानिस्तान की हुकूमत जिस तरह लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करवाती है, वो शर्मनाक है। और हमें अंदाज़ा नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। ये बयान आता है शाहिद अफरीदी का और बेशुमार लोगों ने इसकी मजम्मत की और कहा शाहिद अफरीदी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया अपनाया है तो ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे की असल वजह पाकिस्तान है। क्योंकि 2001 में तालिबान सरकार पर हमले के लिए, अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त पाकिस्तान ने दी थी। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को, अपने फ़ौजी अड्डे को अमेरिका के हवाले कर दिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बमबारी की और 20 सालों तक जंग चलती रही। और इसीलिए अब जो अफ़गानी एक्टिविस्ट है वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो सिर्फ 10 दिनों में हमारे सामने झुकना पड़ा, समझौता करना पड़ा और कतर जाना पड़ा। अमेरिका 20 सालों तक हमारे साथ लड़ता रहा, जंग करता रहा, लेकिन उस अमेरिका ने भी कतर में आकर माफ़ी मांगी, हमारे साथ समझौता किया, डील पर साइन किया और पाकिस्तान को 10 दिनों में ही हमारी ताकत का अंदाज़ा हो गया, उसे भी झुकना पड़ा और कतर में जाकर उसने डील पर बाज़ाब्ता साइन कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं। अब देखना यह है कि भारत के अलावा किन और देशों के साथ अफगानिस्तान का रिश्ता अच्छा होता है, उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। बहरहाल दोनों मुल्कों के लिए एक अच्छी कामयाबी है और उन तमाम लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा है जो तालिबान के बारे में अब भी नेगेटिव एजेंडा चलाते हैं, तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों में शुमार करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत सरकार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ अब रिश्ते पूरी तरह बेहतर बना चुकी है, रिश्ते नॉर्मल हो चुके हैं और अब सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि रूस की तरह भारत भी अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को बाज़ाब्ता खुलेआम तस्लीम कर ले और अफ़गानिस्तान की एम्बेसी में जो मौजूदा झंडा लहरा रहा है वो उतर कर इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान का झंडा लहराने लगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।